तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्लास 9th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। देखो इस चैप्टर में अपन लोग ना जो जानेंगे वो ये कि इंडिया का क्या साइज है, क्या लोकेशन है। थोड़ा बहुत हम छोटी क्लासों से भी समझ जाते हैं और अब थोड़ा सा हम और बारीकी से जानकारी लेंगे। तो हमारा जो मेन कंटेक्स्ट क्या होने वाला है इस चैप्टर के, चार। हम लोकेशन के ऊपर बात करेंगे, साइज के ऊपर बात करेंगे, फिर इंडिया इन द वर्ल्ड के ऊपर और इंडिया के कुछ नेबर्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोकेशन के ऊपर बात करते हैं कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है। तो अगर हम बात करें इंडिया जो है ना, वो अगर अगर आप इंडिया को, आप 6th क्लास में देखा होगा आपने, दो अर्ध गोले हेमिस्फेयर में बटा हुआ होता है। ये बिल्कुल एक, इसको हम क्या कहते हैं, इस वाली लाइन को क्या कहते थे बताओगे कोई? इक्वेटर। हिंदी में इसे क्या कहा जाता था? भूमध्य रेखा। पक्का? ठीक है चलो। तो ध्यान रखना जी। देखो अब देखो, ध्यान समझो। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर अर्थ है तो अर्थ दो हिस्सों में बांट देते हैं। ये आपका हिस्सा नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब आधा गोला, ठीक है ना। ये आपका नॉर्थ का हेमिस्फेयर है और ये आपका साउथ का हेमिस्फेयर है। नॉर्थ के हेमिस्फेयर और साउथ के हेमिस्फेयर को अगर हम फिर फर्दर और ऐसे चार पार्ट से बांट दें तो ये वाला हिस्सा वेस्ट कहलाता है और ये वाला ईस्ट। और हमारा इंडिया यहाँ पर होता है तो ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। क्लियर है ये चीज? कोई प्रॉब्लम इस चीज में? चलो आगे चलते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ते हैं। देखो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताता हूँ, आप 6th क्लास में ये चीज जान चुके हो। अगर हम एक अर्थ बनाए तो अर्थ में जो हमारी इस तरीके से रेज होती है, जो ऐसे लाइन जाती है, इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। और ऊपर ऐसे अगर लाइन आ रही होती है इस तरीके से वर्टिकली, तो वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहलाता है। तो अगर हम इंडिया मैप को देखें, देखो अब ध्यान से देखो, ये इंडिया मैप में इस तरीके से जो रेज आएगी ऐसे, ये जो रेज आ रही है ऊपर देखो, दिख रही है ना, ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 32 डिग्री, 32 के नीचे 24 डिग्री, 24 के नीचे 20 डिग्री, 20 डिग्री के नीचे 12 डिग्री, ये सारी लैटिट्यूडनल रे है, लैटिट्यूड वाली लाइन है, ठीक है ना, लैटिट्यूडनल। और लैटिट्यूडनल देखो कहां से शुरू हो रहा है, अब देखो 8 डिग्री नॉर्थ के आसपास। यानी कि ध्यान से समझना, अगर मैं अर्थ बनाऊं, ये मेरा अर्थ है, बड़े ध्यान समझो, देखो ये अर्थ का 0 डिग्री होता है, यहाँ से 0 डिग्री मान के शुरू होता है, और ऊपर जितना भी जाएगा बढ़ते हुए वो 0 डिग्री, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ऐसे जाता जाएगा, ऐसे ऐसे लाइन बनती जाएगी। और नीचे 0 डिग्री, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ, ऐसे नीचे जाएगा। तो अपने को पता है अपना इंडिया कुछ इस साइड पे, हमारा इंडिया जो है यहाँ बनता है, ठीक है। तो अगर इस साइड पे बनता है तो जायज बात है, देखो नॉर्थ जहां 0 डिग्री शुरू होता है, 0 डिग्री के बाद 8 डिग्री आता है, 8 डिग्री और 4 क्या कहते हैं इसे, बताओगे? ध्यान समझना, जो डिग्री के बाद आता है वो मिनट और सेकंड आते हैं। ये सोचो, मिनट्स और सेकंड आते हैं, ध्यान समझना। अगर इसी के आगे डबल एक और बना दूं ना और फिर डबल लाइन लगा दूं तो वो सेकंड्स होता है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है। ये क्या है? ये 8 डिग्री 4 मिनट। इस तरीके से देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, और देखो यहाँ से हमारा इंडिया शुरू हो रहा है और कहाँ तक है ऊपर अगर हम देखें, देखो यहाँ तक बन रहा है, यानी कि 36 डिग्री से आगे जा रहा है। तो देखो 36 डिग्री मतलब 37 डिग्री और 6 मिनट पे, यानी कि इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है, लैटिट्यूड देखो साउथ, अगर हम साउथ इंडिया में अगर साउथ देखें नीचे तो वो शुरू होता है यहाँ से, और नॉर्थ अगर हम देखें तो वो 37 डिग्री 6 मिनट से नॉर्थ से शुरू होता है। कोई दिक्कत इस चीज में? ये याद रखने वाली चीजें हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब इंडिया नॉर्थ से साउथ तक एक लार्ज डिस्टेंस कवर करता है। और साउथन जो बिल्कुल सबसे नीचे का पॉइंट है, साउथन पॉइंट नियर कन्याकुमारी तमिलनाडु, वो कहलाता है। देखो अगर आप देखोगे नीचे, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु के पास आता है, ये वाला जो हमारा राज्य है तमिलनाडु, कन्याकुमारी, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे इतना तो ये फिर ये तमिलनाडु होता है, ये फिर हमारा केरला होता है। और अगर हम वापस देखेंगे तो बड़े ध्यान समझना, अगर हम नॉर्थ देखेंगे, नॉर्थ पॉइंट, तो वो आता है काराकोरम रेंजेस के पास, जो कि लद्दाख के अंदर है, काराकोरम रेंजेस, ठीक है ना, नॉर्थ पे ये वाला हमारा जो है काराकोरम रेंजेस, ठीक है, ध्यान रख। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, देखो अगर ध्यान से, अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। आपको याद होगा 6th क्लास में प्राइम मेरिडियन कहलाता था, ग्रीनविच, ग्रीनविच लिखा रहता था, याद है? वहां से हमारा इस हिस्से को हम वेस्ट कहते थे और इस हिस्से को हम ईस्ट कहते थे। हम नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वर्ल्ड को देखे तो इंडिया में नहीं रहते नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अगर हम देखें, ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये 0 डिग्री है तो यहाँ से फिर शुरू होगा 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, 5 डिग्री ईस्ट, ऐसे। और यहाँ पर 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री, ऐसे ऐसे पूरा 180 तक घूमता है, और ये भी 180 तक घूमता है। अब इसको समझते हैं। तो देखो जब इंडिया शुरू होता है तब 68 डिग्री ईस्ट के आसपास हम पहुंचते हैं, और 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट पे अपन पहुंचते हैं। और जब इंडिया इस तरीके से अपना खत्म होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, तब हम पहुंच रहे हैं बेटा 97 डिग्री ईस्ट 25 मिनट्स। और अगर हम यहाँ से पूरी दूरी नापे इंडिया की, तो पूरी दूरी आपको याद रखनी है, जो पूरा इस तरीके से लंबाई है यहाँ से 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और अगर हम नॉर्थ से साउथ नापे अगर हमारी दूरी, तो दैट इज 3214, 3214 किलोमीटर। अब आप ध्यान से समझो मेरी बात, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप देखो तो वेस्ट टू ईस्ट भी 2900 से 300 किलोमीटर का तो फर्क है, और दिखने में ऐसा लगता है कि हमारा इंडिया नॉर्थ से साउथ में ज्यादा होगा, बट ये डिस्टेंस भी। और यहाँ से यहाँ तक प्रॉपरली टाइम जोन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2 घंटे का फर्क होता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। मतलब यहाँ पर जो सेम मौसम आपको दिखाई दे रहा है, वो सेम मौसम या धूप की किरणें या फिर जो भी चीज है 2 घंटे बाद दूसरी जगह नजर आएगी। फिलहाल हम लोग चलते हैं हमारे लोकेशन पे वापस। लॉन्गिट्यूडनल में देखो वेस्ट पे 28 डिग्री 7 ईस्ट,
और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये ईस्ट से वेस्ट तक का एक्सटेंट है, ठीक है ना। अगर आप जनरली देखोगे, ध्यान समझो, देखो इंडिया मैप को देखोगे, वर्ल्ड मैप को नहीं, इंडिया मैप को देखोगे तो ये हमारा नॉर्थ है, और इंडियन मैप के अकॉर्डिंग ये हमारा साउथ है, इंडियन मैप के अकॉर्डिंग ये हमारा वेस्ट है, और इंडियन मैप के अकॉर्डिंग ये हमारा ईस्ट है, ठीक है ना। तो आपको ये क्या बोलता है कि इसका ईस्ट से वेस्ट तक एक्सटेंट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वेस्टर्न बिल्कुल मोस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे ध्यान समझना, तो गुजरात में है, जिसे गुहर मोती कहा जाता है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश में आता है। अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट चलता है चाइना के साथ, चाइना के कुछ रेंजेस कहता है हमारा है ये हमारा, इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डिफरेंस, द टाइम डिफरेंस इन इंडिया। इंडिया में टाइम डिफरेंस को पढ़ते हैं, क्योंकि देखो मैंने मोस्टली यही मैप को यूज करा है, ये बेस्ट मैप है जो आपके एनसीईआरटी में भी, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो, है ना। अगर हम बात करें, बड़े ध्यान समझना, कहता है अगर आप ईस्ट से वेस्ट देखोगे ना तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस। ये देखो ध्यान से देखो, मतलब क्या है ना, मतलब समझो, ये वाला जो पॉइंट है और बेटा ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में 2 घंटे का टाइम फर्क है। मतलब कहने का मतलब, अगर ये अपना लोकल टाइम फॉलो करते, अभी तो फिलहाल आपको पता है इंडिया में आप कहीं भी हो, चाहे आप यहाँ हो चाहे आप यहाँ हो, हर जगह सेम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST आप फॉलो करते हो। जैसे अगर हम मान लो यहाँ पर अभी सुबह बैठे हैं और इस जगह पर देखो, आपको पता है, ये चीज समझो, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, आप इस चीज को समझना ध्यान से, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से समझाता हूँ। जो हमारा सन होता है, हमारा जो अर्थ है ना, वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ध्यान से समझो, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो सन यहाँ पर है, तो इस डायरेक्शन में जब रोटेट कर रहा है तो सबसे पहले सन इन्हें दिखेगा, और सबसे बाद में जो सन है वो इन्हें दिखेगा। तो सबसे पहले जब सन इन्हें दिखेगा तो इस वाले को देखो ध्यान से, इस वाले को जब सबसे पहले दिखेगा तो 2 घंटे का फर्क है। तो अगर इसे 2 घंटे पहले सूरज दिखेगा जिस पोजीशन में, सेम एग्जैक्ट उसी पोजीशन में इसको 2 घंटे बाद दिखेगा। और अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारे को भी 1-1.5 घंटे का या आधे घंटे या 1 घंटे का फर्क पड़ सकता है। तो जैसे मान लो अगर यहाँ सुबह अगर हमें 5:30 बजे उजाला नजर आ रहा है, तो यहाँ पर बता सकते हो कितनी जल्दी उजाला नजर आएगा। यहाँ पर आपको एटलीस्ट 1 घंटे पहले तो उजाला नजर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर अंधेरे की हम बात करें, यहाँ पर अगर अंधेरा आपको, यहाँ पर अगर अंधेरे की बात करें तो सन, क्योंकि आपको पता है यहाँ जल्दी चला जाएगा, यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाएगा, यहाँ लेट होगा। तो आप जब कभी IPL के मैचेस भी देखोगे ना गुजरात या अहमदाबाद में, तो वहां 7:30 बजे भी जितना आपके यहाँ अंधेरा होगा उससे ज्यादा उजाला वहां पर हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे, और यहीं थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे, थोड़ा और आगे जाएंगे ना, तो दुबई, जब लॉकडाउन का टाइम था तो दुबई में मैच होते थे तो 7 बजे अच्छा खासा उजाला हो रहा था, क्योंकि वहां 8-9 बजे होगा, क्योंकि वो अपने टाइम के हिसाब से ठीक चल रहे हैं, लेकिन हम हमारे टाइम के हिसाब से। तो कहने का मतलब, आप अब देखो ना, आप एक देखो, एक चीज प्रॉब्लम हो रही है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऐसा है जो हमने देखा कि इंडिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हमें एक प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ 5 बजे हैं तो 5 बजे मान लो यहाँ अंधेरा हो रहा है और यहाँ तो अच्छा खासा उजाला है। तो ये तो बहुत अजीब सी चीज हो रही है, यहाँ पर अच्छा खासा उजाला हो जाता है 3 या 4 बजे हो जाता है, मान लो सुबह 4 बजे उजाला हो गया बहुत ज्यादा, तो यहाँ के लोग तो 6 बजे अच्छा खासा उठ के काम पे चले जाते होंगे, और इसका मतलब यहाँ अंधेरा भी जल्दी हो जाता होगा, तो यहाँ पे तो लोग 6-7 बजे तो शाम को 3-4 बजे काम से आते होंगे और 7-8 बजे हो सकता है सो जाते होंगे। ऐसा हो सकता है ना। तो इस हिसाब से तो इनका क्यों ना अपना खुद का एक टाइम बना दो, जिस हिसाब से जब ये उठ रहे हैं तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग तो हम कह रहे हैं ये लोग 3-4 बजे उठ जा रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो इन्हें 3-4 नहीं, इनके हिसाब से तो वो 6-7 होना चाहिए उठ के, और अगर ये 5-6 बजे काम पे जा रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि 8-9 बजे काम पे जाए, तो इनको अपना खुद का लोकल टाइम दे दो, तो ऐसा नहीं होता। इंडिया ने क्या कर रखा है, अपनी एक बिल्कुल बीच की लाइन बना रखी है जो मिर्जापुर से होती हुई जाती है, बिल्कुल बीच की एक लाइन है इन दोनों के बीच में, यानी कि ये 68 और 87 97 है, इनके बिल्कुल बीच में एक लाइन आ रही है, देखो दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये दिख रहा है ये लाइन, ये इंडिया को बिल्कुल बीच हिस्से में बांट रहा है, यहाँ से बराबर हिस्सा और यहाँ से बराबर, और यहाँ पे यूपी में मिर्जापुर पड़ता है, इसको बिल्कुल बराबर में बीच से बांटते हुए जाती है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब अगर आप इस टाइम पर दिल्ली में जो टाइम देख रहे हो वो दिल्ली का एक्चुअल टाइम नहीं है, वो इसका स्टैंडर्ड टाइम है, ये इस जगह का। यानी कि अगर कोई इंसान यहाँ रह रहा है या कोई इंसान यहाँ रह रहा है तो वो ये इंडिया का टाइम फॉलो कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इस हिसाब से अगर पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान हमसे आधा घंटा पीछे है, हमारे यहाँ भी जो भी टाइम चल रहा है पाकिस्तान आधा या 1 घंटे के आसपास पीछे है, आधे घंटे के आसपास, क्योंकि फर्क है, देखो ना आप, फर्क है, वहां भी अपना एक स्टैंडर्ड टाइम चलता होगा। आप देखोगे जयपुर की अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ टाइम पहले जयपुर गया था, तो वहां पे जंतर मंतर बना हुआ था, तो लोग वैसे टाइम पहचाना करते थे अपने जंतर मंतर में। आपने देखा होगा जंतर मंतर एक ऐसा सिस्टम होता है जहां से लोग पहले टाइम पहचाना करते थे कि अभी कितने बज रहे हैं। तो मैंने वहां टाइम मेजर करने की कोशिश करी, तो मैं जो भी टाइम मेजर कर रहा था, जो मैं टाइम देख रहा था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने देखा टाइम 2 बज रहे हैं, तो वहां पर वो जिस हिसाब से सिस्टम था उस हिसाब से आधा घंटा कम नजर आ रहा था, या टाइम 3-4 बज रहे थे और मेरे को वहां 3 बजे नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि जयपुर आपको पता है ये स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करता है यहाँ पे, और जयपुर में जो टाइम बनाया होगा वो वहां के लोगों ने उस पर्टिकुलर जगह के हिसाब से टाइम बनाया होगा, और उस हिसाब से तो जयपुर पीछे चल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ अगर 8 बज रहे होंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे 7:30 बजने चाहिए।
तो वो हो रहा था वो चीज, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये ऐसा क्यों है। मैं तो सोचा कि अरे नहीं गलत बनाया है इन्होंने, गलत चीज है। नहीं, वो अपना टाइम फॉलो करके बनाएंगे ना। तो ये प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा वो मैंने आपको समझाया। बाकी लॉन्गिट्यूडनल में आपको समझा चुका हूँ, लैटिट्यूडनल टाइम डिफरेंस में इंडियन, अब देखो किस पे हम मान रहे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ध्यान रखना हमारा शुरू तो 68 मिनट से होता है, 97:25 पे खत्म होता है, लेकिन हमने जो टाइम माना है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से हमने लॉन्गिट्यूड से अपना टाइम माना है, जो कि मिर्जापुर से होते हुए गुजरता है यूपी में। और अगर हम ग्रीनिच मीन टाइम के हिसाब से देखें, जीएमटी के हिसाब से, तो हमारा जो कि ब्रिटेन के आसपास जगह पड़ता है, अगर हम अर्थ पे देखें तो यहाँ से ये टाइम, ये इस हिसाब से हमारा इंडिया यहाँ है। तो यहाँ पर अगर मैं लंदन की बात करूँ तो लंदन से हम जनरली ये 5:30 ही कह रहे हैं, तो 5:30 या 4 घंटे या 5.5 घंटे 5 घंटे हम लोग आगे हैं, क्योंकि वहां पे तो और लेट उजाला होगा। तो आप क्या देखते हो, ध्यान से समझना, तो आप लोग क्या देखते हो कि ये जो कंट्री है ना, ये जहाँ ये जो टाइम है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर अगर अभी 6 बज रहे हैं तो वहाँ के लोग यहाँ पे अभी 5.5 घंटा पीछे, यानी कि 12:30 बज रहे होंगे वहाँ पर, और वहाँ पे सही में दिन हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम उनसे प्लस 5.5 घंटे चलता है। ये हमारा आईएसटी है, और आईएसटी जो है हमारा वो ग्रीनविच मीन टाइम के 5.5 घंटे ज्यादा है। समझ में आया ये टाइम? ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं इससे थोड़े आगे के देशों की, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच से रिलेट करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब टेस्ट मैच शुरू होते थे तो सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाते थे, 5:30 या 4 बजे। यहाँ दिन में जब इंडिया में मैच हो रहे होते थे ना, जब ऑस्ट्रेलिया के मैच देख रहे होते थे, ऑस्ट्रेलिया में मैच, जैसे इंडिया पाकिस्तान 2022 का मैच चल रहा था, तो वहां पे अंधेरा हुआ पड़ा था, और यहाँ दिन के 2-3 बजे मैच शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे लेट नाइट हो चुकी है, वो हमसे और ज्यादा आगे है। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम भी है, अमेरिका की बात करता हूँ। अमेरिका, जैसे अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप से समझाऊं ना थोड़ा सा, तो देखो ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये मान लो यहाँ पे हमारा इंडिया है, और मान लो यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो हमारा अमेरिका यहाँ की साइड आ जाता है, मतलब यहाँ मान लो या यहाँ मान लो। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिपेंड करता है कि अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। अमेरिका क्या, अमेरिका के पास एक समोअन कंट्री है, नाम भूल गया मैं, समोअन कंट्री है। तो वो समोअन कंट्री में, जैसे ड्वेन जॉनसन को जानते हैं, वो समोअन फैमिली से, समोअन कंट्री। तो वो जो कंट्री थी ना, पहले वो अपना टाइम यहाँ के अकॉर्डिंग फॉलो करती थी, जिस हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग उनका टाइम 12:30-11 घंटे आगे होता था। लेकिन बाद में जाके उन्होंने यूएस का टाइम फॉलो करा, जो हमारे अकॉर्डिंग 12:30 या 11 घंटे पीछे हो गए। समझ रहे हो? 12:30 या 11 घंटे पीछे हो गया हमारे अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब है कि यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यूएस, अगर मान लो यहाँ आप देखते हो मैप में, आपको यहाँ दिखाई देता है ना, यही दिखाई देता है ना, आप जनरली मैप में देखते हो। तो यूएस के पास समोन कंट्री देखोगे तो यहाँ से यहाँ देख लो, क्योंकि पूरा मैप आपको एक पूरी लिस्ट में बना के दिखा रखा होता है। तो आप देखो यूएस कंट्री अगर यहाँ पर है, तो यूएस कंट्री, क्योंकि वो ये देखो ग्रीनविच कंट्री है, ग्रीनविच के आगे जितनी भी कंट्री दिख रही है वो सारी प्लस का टाइम फॉलो करती हैं, और इससे पहले सारी कंट्री माइनस का टाइम फॉलो करती है। आपको मैं बताता हूँ, WWE होती है इंडिया में मंगलवार को सुबह 5-5:30 बजे, और उस टाइम पे अमेरिका में वो पता है क्या कहते हैं, वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। यहाँ ट्यूसडे मॉर्निंग हो रही है, लेकिन वहाँ मंडे नाइट रॉ चल रही है, 12:30 घंटे पीछे। वहाँ शाम के 6-7 बज रहे हैं इस टाइम पे। जब यहाँ पे कभी कोई मेन इवेंट होता है तो मंडे की सुबह आता है, लेकिन एक्चुअल में वो कब शूट हो रहा होता है, वो संडे को रात को शूट हो रहा होता है। तो ये फर्क आ जाता है टाइम का। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं। आईएसटी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद इंडिया एक लोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इंडिया की अगर हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें, देखो कुछ कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, ज्यादा नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा। तो अगर इंडिया के हम स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन की बात करें, तो इंडिया ना ईस्ट और वेस्ट के बीच में लाए करता है, ठीक है ना, मतलब एक ब्रिज बनाता है इन दो देशों के बीच में, ठीक है ना। और इट हैज ऑलवेज बीन अ सेंटर ऑफ ट्रेड। इंडिया जो है ना ट्रेड का सेंटर रहा है। तो देखो मैंने आगे कोई अगर चित्र रखा होगा तो उससे समझाता हूँ आपको। ये देखो, जब ट्रेड होता था ना पुराने जमाने में, तो देखो इंडिया लाए करता है, वेस्ट समझ लो ये और ईस्ट ये, इनको कनेक्ट करता है आपस में। ट्रेड रूट अगर मान लो, देखो आप रेड से देखो तो एयर रूट है, अगर आप देखोगे एयर रूट है, ये एयर रूट रेड कलर का है, देखो तो एयर रूट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप सी रूट देखोगे समुद्र का, तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है। लोग यहाँ ट्रैवल भी नहीं कर रहे ना, तो इन्हें यहाँ पे फ्यूलिंग करनी पड़ती है, आसपास अपने आप को रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है, शिप्स को या जहाज होगा कुछ भी इस तरीके से। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है इंडिया, तो सेंट्रल स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो अगर कोई देश चाहेगा तो उसको इंडिया एक अच्छी खासी प्रॉब्लम दे सकता है, अगर उसके रिलेशन थोड़े खराब हैं तो चाइना जैसे कंट्री है, तो चाइना क्या करती है, चाइना जो है ना वो इंडिया के आसपास के जो गरीब देश हैं उनको कर्जों में फंसा लेती है, और फिर उनसे वहां पे जगहों को उनको लीज पर ले लेती है, ताकि वो अपने समुद्रों को में जहाजों को वहां छोड़ सके। और इससे क्या होगा, वो इंडिया की लोकेशन पे एक तरीके से मॉनिटरिंग कर सकता है टाइम टू टाइम, कि कुछ गड़बड़ या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये काइंड ऑफ ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है देशों के लिए, और चाइना इसमें बहुत आगे है। चाइना के पाकिस्तान से रिलेशन इसलिए बहुत अच्छे हैं। अगर हम आगे बात करें, हाँ वो बात अलग है कि ये एक्चुअल में उस देशों को खा जाता है, डेप्ट ट्रैप में फंसा फंसा के। श्रीलंका को फंसा रखा है,
तो कम्युनिकेशन की बात कर लें या कल्चर की बात कर लें, तो जैसे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी पहले के टाइम पे, जैसे कि ये कुछ सिविलाइजेशन है इजिप्ट, चाइना, तो यहाँ इंडिया हमेशा से सेंटर ऑफ ट्रेड रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और इंडियन ओशन एडवांटेज की बात करें तो जो हमारे समुद्री ओशन है इनकी क्या एडवांटेज है हमें, तो इंडिया के पास एक लंबी सी कोस्ट लाइन है जो कि इंडिया में सेंट्रली आप देखते हो इंडियन लोकेशन पे है। तो देखो जैसे हमने देखा ना, अगर हम समुद्री इलाके की बात करें तो देखो इस तरीके से ये कोस्ट लाइन हमारे पास बहुत अच्छा एडवांटेज है, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम, और हमें एक अच्छी पोजीशन में लाता है सी ट्रेड के लिए और नेवी को कंट्रोल करने के लिए, नेवल कंट्रोल करने के लिए। दैट्स व्हाई ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, और इसीलिए जो इंडिया के नीचे का जो ओशन है वो इंडिया के नाम पे दे रखा है इंडियन ओशन, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंद महासागर। नेबरली कंट्री कनेक्शंस की बात करें तो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट साउथ एशिया जियोपॉलिटिकली, मतलब हमारे बॉर्डर सोचो, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इन सब ये सब हमारे पड़ोसी हैं। तो सोचो हमारा देश कितना ज्यादा इंपॉर्टेंटली इन चारों देशों से, सारे आपस देशों से घिरा हुआ है, कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फन फैक्टर बात करते हैं, इंडिया एक 7th लार्जेस्ट कंट्री अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें लाई करता है। आपने देखा होगा जो हमारा इंडिया मैप है उसमें जो ये वाली रेखा है जो इंडिया को दो हिस्सों में बांट रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कहलाती है, ठीक है ना। और अगर हम और आगे बात करें तो ये इंडिया को बीच के हिस्से में बांट देती है, जो कि दो टेम्परेट नॉर्थ लैंड हो जाता है और ट्रॉपिकल साउथ लैंड हो जाता है। तो ये वाला हमारा टेम्परेट नॉर्थ लैंड हो जाता है जो इंडिया को दो हिस्सों में बांटे ना, ये टेम्परेट नॉर्थ लैंड, और ये ट्रॉपिकल साउथ लैंड कहलाता है इंडिया का, ठीक है। और इसी वजह से आप देखते हो ऊपर थोड़ा ठंडी रह जाती है सर्दियों में ज्यादा, गर्मियों में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, लेकिन साउथ में आप देखते हो तो गर्मियां बहुत पड़ती हैं और बारिशें बहुत होती हैं, और थोड़े से कलर भी आप देखते हो लोग थोड़े से सांवले कलर के होते हैं, बिकॉज थोड़ा साउथ में आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इन इंडिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री आफ्टर विच द एंटायर ओशन इज नेम्ड। अच्छा, इंडिया ओशन, आगे चलते हैं। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसका इंडियन ओशन, मतलब इंडिया पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी कंट्री जिस किसी का जो महासागर है वो किसी देश के नाम पे पड़ा, ठीक है। और एंशिएंट ट्रूड रेट इसी से यहीं से जाता था, जो आप देखो सिल्क या फिर आइडियाज ईस्ट से वेस्ट में कोई आइडियाज आता था, कोई विचार ईस्ट से अगर वेस्ट में जा रहा है, या फिर कोई सिल्क का जो रूट आप देखोगे आगे जाके सिल्क रूट के बारे में बहुत बात करोगे आप, या स्पाइसेस, ये सब इन्हीं ट्रेड से होते हुए जाता था, इंडिया से पास होते जाता था। अगर हम साइज की बात करें इंडिया का, तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। मिलियन कितना होता है, मिलियन को आप क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3.28 मिलियन, तो 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर है। तो इंडिया के अगर हम एरिया की बात करें तो इंडिया का जो एरिया है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, या फिर इंग्लिश में आप बोलोगे तो बोलोगे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसीलिए इंडिया जो है, अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो लैंड एरिया के अकॉर्डिंग 7th लार्जेस्ट कंट्री बन जाती है इंडिया, ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री। आगे चलें, इंडिया का अगर साइज कंपेयर करें वर्ल्ड से, तो देखो इंडिया जो है ना, पूरा जो वर्ल्ड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उसका इंडिया 2.4% एरिया इंडिया घेरता है, और इसका वर्ल्ड की पॉपुलेशन में हमारा 17.5, लगभग 17.5, अगर 100 लोग हैं तो इंडियंस 17.5 लोग इंडियंस रहेंगे, और ये 2011 के सेंसस की बात हो रही है, ठीक है, जो कि इज अ ह्यूज फॉर सच अ स्मॉल एरियाज। अब आप सोचो वर्ल्ड में हमारे पास जगह कितनी है रहने को, 100 में से 2.4 जगह, लेकिन अगर हम आबादी की बात करें तो 100 में से 17 से 18 लोग रहने के लिए हमारे हैं। इसका मतलब जगह हमारे पास कम है और रहने के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं, जो कि वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। आप देखोगे बाहर के देशों में कम है, आबादियां कम है, यहाँ लोगों, अगर हम इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें तो लैंड बाउंड्री समझिए, ये पूरा लैंड बाउंड्री, ये जो आप देख रहे हो ना पूरा ये येलो वाला हिस्सा जो है ये लैंड बाउंड्री है। कहता है लैंड बाउंड्री इंडिया की, लैंड बाउंड्री अगर हम ये वाली बाउंड्री की बात करें, ये दिख रहा है, ये पूरा इलाका, ये पूरी बाउंड्री जो है ना, ये देखो आप जो भी आप येलो वाला पोर्शन से बाउंड्री कवर होते हुए देख रहे हो, अब आप देखोगे इसमें एक्चुअल में ये वाला हिस्सा जो है ना, वो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, इतना आप देखोगे पीओके है, और इतना वाला चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हमने ये भी बाउंड्रीज कैलकुलेट कर रखी है हमारे इंडिया के अंदर ही। इंडिया का जो एरिया है दैट इज 15,200 किलोमीटर, और इंडिया बाउंड्री शेयर करता है 7 देशों के साथ, बाउंड्री शेयर करना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिसमें अफगानिस्तान के साथ अभी करंटली हम बाउंड्री शेयर नहीं करते। कैसे शेयर करते हैं मैं आगे समझाऊंगा आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो मैप के अकॉर्डिंग, ये आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा, ये अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान यहाँ तक है, ये वाला हिस्सा ना अफगानिस्तान का है। तो कुछ बाउंड्री ऐसी है जो अफगानिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं, पर इनडायरेक्टली हम शेयर नहीं करते। वो कैसे होगा मैं समझाऊंगा आपको। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनका याद रखना थोड़ा सा जरूरी है। इसके बाद इंडिया के कोस्ट लाइन की बात करते हैं। कोस्ट लाइन मतलब इंडिया की बाउंड्री समुद्र वाली, देखो यहाँ से समुद्र की शुरू हो रही है ना, ये वाली बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ जो समुद्र तक है। तो अगर आप इसमें बात करोगे ना बेटा, तो ये आपका 7,516.6 किलोमीटर है, लेकिन इसके अंदर आइसलैंड भी आते हैं। मतलब इंडिया के पास ये अंडमान निकोबार है ना, इसकी भी बाउंड्री कैलकुलेट करा। जब आप एक अंडमान निकोबार एक टापू बनाओगे, तो जैसे मान लो एक टापू बन गया ये, तो इसकी बाउंड्री भी तो कैलकुलेट करोगे।
तो अगर आप उस आइसलैंड की बाउंड्री हटा दो तो हमारा टोटल एरिया 6100 किलोमीटर है। यानी कि ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला, ये प्रॉपर जो मैंने आपको बनाया, ये एरिया 6100 है। लेकिन अगर आप इंडिया के जो कोस्टल एरियाज भी, जो जो हमारे टापू है, आइसलैंड है, उनको भी अगर आप उनकी बाउंड्रियों को जोड़ोगे तो उस हिसाब से हमारा एरिया पानी वाला जो है, वो पानी वाली बाउंड्री 7516 किलोमीटर, और वैसे टोटल कितना है, 15200 किलोमीटर। क्लियर है। और कौन कौन से हैं वेस्ट में? अगर हम देखेंगे, वेस्ट में हमारी जो बाउंड्री है वो अरेबियन सी में है, और ईस्ट में हमारी जो बाउंड्री है बे ऑफ बंगाल में है, ये बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन, और ये लक्षद्वीप भी हमारा है। यहाँ पे नीचे आता है इस साइड पे मालदीव। ठीक है। अच्छा देखो मेरी बात ध्यान समझो, फन ये थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा चीजें। अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल, ये ध्यान रखना है। आप देखो ऊपर मैप में हमने देखा, ये अंडमान निकोबार कौन सी खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। और लक्षद्वीप आइसलैंड अरेबियन सी में है, और ये भी इंडिया के ही पार्ट है। इंडिया इज लार्जर देन द एंटायर यूरोपियन यूनियन इन लैंड एरिया। अगर इंडिया की बात करोगे तो यूरोपियन जो पूरी लैंड है ना यूरोप में, उन सबसे इंडिया का एरिया लैंड के अकॉर्डिंग ज्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है और इंडिया में डाइवर्सिटी है। आप अलग अलग जाति धर्म समूह के लोगों को देखते हो, तो इसका मेजर फिजिकल फीचर जो है उसमें क्या क्या आ जाता है, माउंटेन्स आ जाते हैं, मतलब डाइवर्सिटी है। आप इंडिया का पूरा एरिया देखोगे ना, तो कुछ इलाके पहाड़ी इलाके हैं, कुछ इलाके मैदानी इलाके हैं, कुछ पठार इलाके हैं, प्लेट्यू जिसे कहा जाता है। प्लेट्यू जो पहाड़ होते हैं, बट बिल्कुल प्लेन्स पहाड़ होते हैं, जहां पर जनरली मतलब हाईलैंड्स एरिया होते हैं, इन्हें हाईलैंड एरिया कहा जाता है प्लेट्यू। ठीक है। और डेजर्ट है, ठीक है, कोस्टल रीजन है, समुद्री इलाके, और आइसलैंड है। क्लियर है जी, समझ में आया। आगे पढ़ते हैं, इंडिया और वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। हाउ इंडिया इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली और कल्चरली। अगर हम बात करें इंडिया वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट है ज्योग्राफिकली, मतलब अगर हम ये जो हमारा ज्योग्राफी है इसके हिसाब से, हिस्टोरिकली इतिहास कैसा है दूसरे वर्ल्ड के साथ, और कल्चरली, ठीक है ना, कल्चर कैसे कैसे। अगर हम बात करें इंडिया के सेंट्रल लोकेशन, तो देखो इंडिया इज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखो मैंने ऊपर ही आपको समझाया था थोड़ा बहुत कि इंडिया के ना क्या है ना कि ईस्ट, ये जो हमारा ईस्ट है और ये जो हमारा वेस्ट है ना, इसके बिल्कुल बीच में आ जाता है इंडिया, तो एक अच्छा खासा प्लेस हो जाता है, और ये एक सेंट्रल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर कोई इंडिया पे कब्जा कर ले या कोई किसी के पास इंडिया है, तो इंडिया एक अच्छा खासा एडवांटेज वाला प्लेस है। लोग यहाँ से ट्रेड करने के लिए इधर से ही जाएंगे, चाहे वो एरिया बाय एयर हो, चाहे वो बाय सी रूट हो। तो एक सेंट्रली स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया की। यूरोप एंड अफ्रीका इन द वेस्ट, वेस्ट में आप देखोगे यूरोप एंड अफ्रीका आ जाते हैं, और आप ईस्ट में देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब ये पूरा, और इसके साथ साथ ईस्ट एशिया आ जाता है। ईस्ट एशिया मतलब ये पूरा इलाका। ठीक है। और सेंट्रल पोजीशन जो है ना वो मदद करती है इंडिया की एक लिंक बनाने में एंशिएंट ट्रेड रूट्स एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। तो ये जो पोजीशन है ना, इससे बहुत मदद मिली है इंडिया को। जब भी हम देखेंगे कोई पुराना ट्रेड रूट जो जाता था वो इंडिया की वजह से जाता था, और जो कल्चरल एक्सचेंज हुए थे वो भी इंडिया की वजह से हुए थे। अगर ईस्ट और वेस्ट के लोग, अंग्रेजों और हमारे जो चाइनीज लोग हैं, कोरियन लोग हैं, जापानीज, इन सब के बीच में, हमारे बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ वो बिकॉज ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया एक मेन ट्रेड रूट था उल्टा वो। इसके बाद इंडियन ओशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत ऊपर, लेकिन और अच्छे से पढ़ लेते हैं। इंडिया जो है ना साउथ में आता है, और एशिया को जो साउथ से एक्सटेंड करता है। देखो ये पूरा एशिया चल रहा है, और एशिया के इंडिया कहाँ आता है, साउथ में। साउथ में है, तो इंडियन एशियन जो है ना वो सराउंडेड होता है साउथ में। तो मतलब देखो, अब आप देखो साउथ में इंडिया के क्या है, इंडियन ओशन ही तो है चारों तरफ, और इस वजह से इंडिया जो है ना मेजर सी रूट को कंट्रोल करता है। इंडिया के पास मेजर सी रूट आ जाता है, इंडियन ओशन आ जाता है, और ये एक मैरीटाइम ट्रेड सेंटर बना था एंशिएंट पुराने जमाने में। आप देखो ना, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बेस्ट एग्जांपल, कोई भी आते थे वो यहीं पर आके बस गए थे, वो भी यहाँ पे आके भी उन्होंने व्यापार करा भर भर के या लूटा है। तो ये सब क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड रूट बना हुआ है ना, सी रूट अच्छा खासा कनेक्शन दे रहा है आपको। और इंडियन ओशन का नाम भी इसी वजह से इंडियन ओशन पड़ा था, ये जो ओशन था इसका नाम। ठीक है ना। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल कनेक्शंस विद द वर्ल्ड, हमारे कैसे इंडिया जो है ऐसी लोकेशन पर है, तो उसके हिस्टोरिकल कनेक्शंस कैसे रहे हैं, क्या रहे हैं वर्ल्ड के साथ, क्या क्या हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शंस रहे हैं, इसको समझते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ट्रेड रूट के बारे में बात करते हैं। इंडिया हैड लैंड रूट्स एंड सी रूट्स फॉर ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। पुराने जमाने से इंडिया का जो है ना लैंड रूट भी बना रहा है इंडिया से, या इंडिया का, और सी रूट भी इंडिया, मतलब काइंड ऑफ ऐसा समझ लो, इंडिया हमने पढ़ा था सेंट्रल स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। कोई भी वेस्ट से ईस्ट कनेक्शन होता था तो इंडिया से होके गुजरते थे, या कोई भी व्यापार हो रहा है या फिर कोई भी समुद्री इलाका है तो भी इंडिया से होके गुजरते थे। गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते थे यहाँ से, हमारे यहाँ से देखो स्पाइसेस, सिल्क, मुस्लिम, और या कोई कीमती पत्थर हुआ करते थे। ठीक है। दीज वर सेंट टू रोम, अरेबिया मान लो, या फिर चाइना, सेंट्रल एशिया ऊपर की साइड, या यूरोप, इन जगहों पर हमारे यहाँ से सामान भेजा जाता था। ये ट्रेड रूट्स बने हुए थे। कल्चरल एक्सचेंज की अगर हम बात करें, हमारे सोच विचार भी स्प्रेड किए जाते थे, फैलाए जाते थे। इंडिया का न्यूमरल्स या डेसिमल सिस्टम अरब गया था, और यूरोप में भी गया था जो हमारा डेसिमल सिस्टम था। योगा, आयुर्वेदा और संस्कृत के टेक्स्ट स्प्रेड करे थे एशियन कंट्रीज में।
बुद्धिज्म फैला था श्रीलंका में, तिब्बत में, चाइना में, जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया में ही तो डेवलप हुआ है ना, इंडिया से ही तो बना है। मतलब जो बुद्धिज्म, जो लॉर्ड बुद्धा थे वो इंडिया से ही तो थे, है ना। तो यहाँ से पूरा बुद्धिज्म फैला था, तो कल्चरल एक्सचेंज भी थे, है ना। मॉडर्न इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो इंडिया की जो लोकेशन है ना, उसे की रोल प्ले करने में मदद करती है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है ना। आज के टाइम पे ट्रेड की अगर हम बात करें, इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशन है उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे पाकिस्तान है कि नहीं स्ट्रॉन्ग रिलेशन। अरे आप हाँ कर रही हो, बिल्कुल भी नहीं है स्ट्रॉन्ग रिलेशन। मतलब आप ऐसा समझ लो आजकल में कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा ऐसा सोच रहे नहीं सोच रहे, रोज रात को ऐसा लग रहा है कि हाँ आज तो कुछ हो जाए, आज तो कुछ हो जाए। पूरा लोग तो चाह रहे हैं पूरा पाकिस्तान उड़ा दो, तबाह कर दो। अच्छा वैसा अगर पूरा पाकिस्तान पे, एक सवाल पूछता हूँ, अगर पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम गिरा दिया, सही है कि नहीं है? गिरा देना चाहिए कि नहीं गिरा देना चाहिए, बताओ। नहीं क्यों? तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही? नहीं। अच्छा बताओ, लड़के तो बोलेंगे हाँ गिरा दो। मेरे भाई पाकिस्तान ना बहुत बाजू में है तुम्हारे। अगर न्यूक्लियर बम गिर गया ना, तो वो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे आपने पढ़ा है हिरोशिमा और नागासाकी में जापान में अमेरिका ने बम छोड़े थे, न्यूक्लियर बम, और बहुत खतरनाक है वो, यूरेनियम 239। और दूसरा वाला जो छोड़ा था वो नागासाकी में, वो अलग था। ये जनरली तो क्या हुआ था ना, जब ये बम छोड़े थे, तो आप भी आज सुनते हो कि इनकी जो वो आज भी पुश्ते पैदा होती है ना, वो आज भी अजीब सी पैदा होती है, मरे हुए बच्चे। ऐसे मान लो क्या कहते हैं, अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं आज के टाइम में। मतलब अभी भी बच्चे जब पैदा, इंसान ठीक है, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो आज भी बहुत, मतलब ढंग से बच्चे पैदा नहीं हो पाते। ढंग से इन द सेंस कि टूंडे पूंडे पैदा हो रहे हैं, इस तरीके से बच्चे पैदा, बता सकते हो क्यों? क्योंकि जब रेडिएशंस होती है ना इन न्यूक्लियर बम की, ये जब बॉडी के आसपास जब ये ट्रैवल करती है ना, तो ये आपकी इतनी खतरनाक है कि आपकी बॉडी के जो जो पूरा सिस्टम है ना, या आपकी बॉडी का जो जीन है, या जो भी आपके पूरा बॉडी का जिससे आप रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी, पूरा आपकी बॉडी में हल्का सा वेरिएशन चेंजेस ला देती है। आप सही सलामत तो हो, पर आप जब कल को बच्चा करोगे, कुछ भी होगा ना, वो उलट उलट पुलट हो गया पूरा। तो बहुत भयंकर रेडिएशन होती है और बहुत खतरनाक चीज होती है। तो इंडिया में गिराओगे तो दिल्ली तक फर्क पड़ेगा, दिल्ली से आगे तक भी फर्क पड़ेगा। और आपको बहुत ज्यादा दूर थोड़ना है पाकिस्तान यहाँ से, आप यहाँ से जाओ और रात तक पाकिस्तान पहुंच जाओगे, समझ रहे हो ना, ज्यादा दूर थोड़ी ना है। तो इंडिया की कुछ ऐसी ऐसी जगह है, जैसे साउथ में जाओगे वो ज्यादा दूर है, महाराष्ट्र ये सब ज्यादा दूर है, पाकिस्तान इतना दूर नहीं है। जैसे बॉर्डर क्रॉस करोगे लाहौर आ जाएगा। मॉडर्न इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात। इंडिया के अच्छे खासे रिलेशन है उनकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और ग्लोबल पावर्स है इनके पास। एक्सेस टू मेजर सी लेन्स है हमारे पास, जो रास्ते हैं वो हमारे पास है अच्छे खासे इंटरनेशनल शिपिंग और बिजनेस के लिए। अगर मान लो इंडिया को, मान लो कुछ कुछ देश ऐसे होते हैं ना जिनकी लोकेशन ही ऐसी है, जो चारों तरफ मान लो पड़ोसी पड़ोसी देश से घिरे हुए होते हैं, समुद्र नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं जो चारों तरफ टापू ही टापू होते हैं, लेकिन इंडिया के पास सब है, लैंड एरियाज भी है और समुद्र के भी रास्ते हैं उनके पास, ठीक है ना। आओ देखते हैं। इंडिया का ये जो पार्ट है ये साउथ एशिया कहलाता है, ध्यान रखना, हम जो इंडियंस हैं वो साउथ एशियंस हैं, ध्यान रखना। और जैसे कंट्रीज हो गई पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसे पाकिस्तान नहीं, इसे बिखारिस्तान कहना चाहिए। नेपाल, भूटान, हाँ ये बिखारिस्तान है, ठीक है। और बांग्लादेश, ये बिखारिस्तान का भी डबल बिखारिस्तान है। देखो ये सब, इनके पास पैसा नहीं है, देखो ये, इनके पास आतंकवाद के लिए बहुत पैसा है, इनके पास इनके देश के लिए पैसा नहीं है। और श्रीलंका हो जाए, सिल्क रूट और स्पाइस रूट इंडिया से चाइना और यूरोप को ही कनेक्ट करता है, ध्यान रखना। सिल्क रूट जो है यूरोप से इंडिया, चाइना होता हुआ जाता था, तो इंडिया से कनेक्ट होता था वो। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, उसने कुछ अट्रैक्ट करे स्टूडेंट जो है चाइना से, कोरिया से और इंडोनेशिया से। ध्यान रखना मेरी बात, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। जब मिडिवल पीरियड था, क्या कहते हैं, जब सुल्तानों का पीरियड था या मुगल का पीरियड था, उस टाइम से बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है ये वाली नालंदा यूनिवर्सिटी। और इसको बनाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी जो था वो, जिसने हुमायूं को 10 साल तक राज नहीं करने दिया था, वो था ये। तो नालंदा यूनिवर्सिटी उसने ही बनवाई थी। इंडियन का जो कल्चर है उसके पास एक बड़ा इन्फ्लुएंस आया वर्ल्ड पे, जीरो से स्पिरिचुअल टीचिंग्स, जीरो हमने दिया और स्पिरिचुअल टीचिंग, मतलब हमारी बढ़ाई हो रही है यहाँ पे, हमने क्या क्या दिया है। पड़ोसी नेबरों की बात करते हैं। लार्जेस्ट कंट्रीज इन इंडिया, इन साउथ एशिया, हमारी जो इंडिया सबसे बड़ी साउथ एशियन कंट्री है, जितने भी साउथ एशियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब है, इन सब में सबसे बड़ी हमारी, क्योंकि हमारी तो है ये, है कि नहीं। एंड इट शेयर्स बॉर्डर विद मेनी कंट्रीज। दीज कंट्रीज आर कॉल्ड इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। ये इंडिया के पड़ोसी कंट्री कहलाती है क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया लैंड बॉर्डर 7 देशों के साथ शेयर करता है और 2 आइलैंड के साथ शेयर करता है, ठीक है, 2 आइलैंड के साथ, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये दिखवा दिए, यहाँ पर देखो, अगर हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट में बिखारिस्तान, और इंडिया शेयर करता है लॉन्ग एंड सेंसिटिव बॉर्डर बिखारिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान, ये लोग अच्छे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, हमारे साथ तो देखो अच्छे रिलेशन है इनके।
नॉर्थ वेस्ट में छोटा सा बॉर्डर है, लेकिन जो बॉर्डर है ना इसका प्रॉब्लम है, ये पीओके रीजन में है। हमारा जो डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, मतलब डायरेक्ट तो है इंडिया का, जो हमारा इंडिया का ऑफिशियल मैप है उसके हिसाब से तो है, लेकिन पीओके रीजन में आता है। अब ये पीओके रीजन बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये मैं अभी समझाऊंगा, बहुत लोगों को पता होगा, मैंने इसके बारे में बहुत पहले ही बात कर रखी है। देखो इंडिया डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता बॉर्डर को, क्योंकि ये पीओके पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है ना। चाइना की बात करें नॉर्थ में, तो इसका हमारा हिमालयन रीजन में लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो आगे जाके नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है। नेपाल के साथ हम नॉर्थ में ओपन बॉर्डर है हमारा हमारा क्योंकि कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज अच्छा खासा, रिश्तेदारी हमारी बहुत अच्छी, तो हमारे इसके साथ रिश्ते अच्छे हैं, तो ओपन बॉर्डर है, आप जाओ 50 रुपए की पर्ची कटाओ, नेपाल घूम के आ जाओ, ठीक है ना। मतलब ऐसा। भूटान की बात करें, भूटान नॉर्थ में एक पीसफुल एक फ्रेंडली नेबर है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश, इसके साथ हम लोग लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री, सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री जो शेयर करते हैं हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, ध्यान रखना। और म्यांमार ईस्ट में है जो हमें ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। देखो एक बार मैप में देखते हैं इन पड़ोसी देशों को, थोड़ा अच्छे से समझा। देखो बांग्लादेश, देखो ध्यान से देखो, पता है आपको बड़ा खतरनाक देखा, थोड़ा ध्यान से देखना जान के। ये देखो पहले देखो ध्यान से, आप देखो ये बांग्लादेश, देखो ये बांग्लादेश दिख रहा है आपको, ये पूरा बांग्लादेश, देखो कितनी सारी लैंड बाउंड्री है, ये पूरी लैंड बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, पूरी लैंड बाउंड्री यहाँ तक। फिर बाकी यहाँ पे म्यांमार आ जाता है जो अलग लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लैंड बाउंड्री, क्योंकि पूरा बांग्लादेश ही आप देख रहे हो, पूरा यहाँ पर लगभग इंडिया के साथ कितने सारे चीजें शेयर करता होगा, है ना। चलो आगे आते हैं। टोटल नेबर हमारे साथ हैं, और आइसलैंड वाले भी पढ़ लिए हमने। अब देखो समुद्र वाले देख लेते हैं बेटा। श्रीलंका ये हमारे साथ समुद्र शेयर करता है, ये हमारा आइसलैंड वाला है पड़ोसी, और मालदीव ये भी हमारा आइसलैंड है, ठीक है ना। ये पाक स्ट्रेट है जो गल्फ ऑफ मन्नार है, इन दोनों से सेपरेट होता है। और यहाँ पर हमारा जो आइसलैंड है ना, लक्षद्वीप, उसके पास है ये आइसलैंड किस तरीके से बने ना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। आइसलैंड जनरली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ये जो जनरली आइसलैंड है ना, ये कंकालों पर, शरीरों पे, मतलब जब किसी भी शरीर को आप देखते हो ना, कोई भी पक्षी कंकाल पड़ता जाता है पड़ता है, उसके डिपॉजिट पर ये सारे बने हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैप बेस्ड कुछ चीजें पढ़ते हैं। इफ यू लेबलिंग इंडियाज नेबर इन अ मैप, तो देखो वेस्ट, ईस्ट और साउथ से पढ़ना, ये गुड डायरेक्शन है। बांग्लादेश जो है ना वो ईस्टर्न पार्ट में आता है, और श्रीलंका जो है तमिलनाडु के क्लोज है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो इनका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, और इन्होंने एक लंबा, अच्छा पता है इंडिया बांग्लादेश की भी प्रॉब्लम है, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये बांग्लादेश का एक मैप हो गया, तो इसमें पता है प्रॉब्लम क्या थी, कुछ ऐसे इलाके थे जो यहाँ बांग्लादेश के थे, हाँ, और कुछ ऐसे इलाके थे जो यहाँ थोड़े थोड़े इंडिया के थे। तो यहाँ ये बहुत डिफिकल्ट चीज थी समझना। तो देखो इनका एग्रीमेंट, देखो 1971 में बांग्लादेश बन गया, लेकिन इनका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी 2015 में जाके चीजें रिजॉल्व हुई है, ठीक है ना। इंडिया और नेपाल में भी देखो थोड़ा सा ट्रैवल तो कर सकते हो, लेकिन कभी कभी इंडिया और इसमें भी प्रॉब्लम होती है, नदियों की या प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे। अरे भाई साहब, ठीक है। तो इंडिया और नेपाल में तो आप बिना पासपोर्ट के जा सकते हो। भूटान की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो क्लोजली कनेक्ट है इंडिया के साथ। आप देखो बहुत से लोग भूटान भी जाते हैं, एक दीवार से बनी हुई होती है, उसके पीछे भूटान होता है, ठीक है ना, आराम से। लेकिन हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा इंडिया उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिससे पासपोर्ट तो नेपाल में नहीं चाहिए। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना का बॉर्डर अभी भी डिस्कशन में आज तक, क्योंकि एलएसी वाला प्रॉब्लम आ जाता है, जो भी मैं आपको समझाऊंगा। लद्दाख में ज्यादा प्रॉब्लम आती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रॉब्लम आती है। और इंडिया वर्क कर रहा है हाईवेज और रेलवेज बनाने में म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ, ताकि वो अपना ट्रेड और ट्रैवल बूस्ट कर सके। क्योंकि आप देखो, अगर मैं म्यांमार की बात बताऊं ना, तो एक एग्रीमेंट बना हुआ है, और हमने एक चीज करी है, इंडिया ने ना लीज पर लिया हुआ है एक पोर्ट म्यांमार का। वो पोर्ट समझाता हूँ मैं आपको। जैसे म्यांमार का ना यहाँ पर, यहाँ की साइड, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती है हमें जब हम सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ से ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा हम तरीका बनाएंगे जहाँ पे हम सामान यहाँ इनके पास एक्सपोर्ट करके यहाँ डायरेक्ट पहुंचा सके उन पर। तो कुछ हम ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हो। तो लीज पर हमने लिया हुआ है ये। चलो आगे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक मेरे ख्याल से खत्म हो गया है। लास्ट टॉपिक में थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ इसके बारे में, है ना। आओ देखो, ये आपको कश्मीर दिखाई दे रहा है। जनरली कश्मीर जब आप देखोगे, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कश्मीर एक राजा के अंडर आता था। और जब राजा के अंडर आता था ना, तो आप देखोगे कश्मीर में ना क्या होता था, वो राजा को अब देखना है कि वो किस किस के कंट्रोल में जाते हैं। मतलब या तो वो पाकिस्तान के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं या इंडिया के साथ। तो उन्हें एक टाइम बाद लगा इंडिया के साथ करना चाहिए, तो इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जैसे ही हो रहा होता है ना कि हाँ जी कश्मीर इंडिया का पार्ट है, तब तक पाकिस्तान को पता चल जाता है, और पाकिस्तान अपनी आर्मी यहाँ तक ले आता है। जैसे ये लेके आता है ना, तो जब इनकी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, तो जहां तक इनकी वॉर शुरू हो रही थी, तो इतने तक ना जो यूएन है उसने बोला जहां है वहीं रुक जाओ। और इसके बाद आपने देखा इतना हिस्सा ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर चुका था। और इतना हिस्सा जो है, ये तो 1962 की वॉर हुई थी इंडिया और चाइना की, तब हम इतना हिस्सा हारे थे। तो चाइना ने इतना हिस्सा कवर कर रखा है, जिसे एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाली लाइन जो बनाई है, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये आगे पीछे होती रहती है, कभी कब्जा कर लो कभी थोड़ा। तो ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसमें आप देखोगे पाकिस्तान ने ना इसे दो हिस्सों में बांट रखा है। ये कहलाता है गिलगिट बाल्टिस्तान, और ये कहलाता है आजाद कश्मीर। ये
यहाँ पे आप देखोगे अपना खुद का प्राइम मिनिस्टर है, अपना खुद का पूरा अलग बना रखा है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने यहाँ जबरदस्ती अपने मकान बिकवाए हैं, मकान लोगों को दिलवाए हैं यहाँ पे रहने के लिए, बसने के लिए। अगर आप देखोगे जनरली जम्मू यहाँ है, श्रीनगर यहाँ है, इधर के आसपास अगर आप देखोगे तो हमला हुआ है यहाँ। अब पॉइंट पता है क्या, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ हो सकता है कुछ लोकल्स जो इनको सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से जो आतंकवादी हैं वो हो सकता है बाउंड्री, क्योंकि देखो कोई भी आतंकवादी अगर आपके घर में आके बैठ जाएगा और बोलेगा बताना मत, मैं कल जाके हमला करूंगा कहीं बाहर, और आप बोलो ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कोई ना कोई तो सपोर्ट कर ही रहा होगा ना, क्या एकदम से कोई इतना इजीली तो नहीं आ सकता, ये हाईली चांसेस है कि कोई ना कोई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की भी कमी है, प्रॉब्लम्स तो होती हैं देखो कहीं ना कहीं। तो ये आप देखोगे जनरली श्रीनगर के आसपास यहीं पे हमला हुआ है, जो ये वाला येलो हिस्सा देख रहे हो ना, ये हमारा हमारा जनरली हमारे पास इसका कंट्रोल है, और लोग यहाँ भी घूमने जा रहे हैं, तो वहां भी आप समझ रहे हो फिर क्या प्रॉब्लम है। ये हिस्सा भी पाकिस्तान के पास था, देखो ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये हिस्सा भी पाकिस्तान के पास था, लेकिन पाकिस्तान बिखारिस्तान ने इसे चाइना को गिफ्ट कर दिया, लो ले लो ये वाला। तो अब क्या हुआ, ये चाइना ने क्या करा ना, जनरली यहाँ से ट्रेड रूट बना लिया अपना, एक हाईवे बनाएंगे सामान डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता ना देखो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो चाइना को अगर व्यापार करना है तो चाइना को जनरली देखो ना क्या करना पड़ता है, चाइना यहाँ है, अगर मान लो ये म्यांमार और थाईलैंड ये सब है, यहाँ से उसको नीचे आके व्यापार करना पड़ेगा, यहाँ जाके फिर जाके उसको यहाँ, अगर वो ऑलरेडी यहाँ कनेक्शन ले ले और यहाँ से एक अपना बॉर्डर बना ले, हाईवे बना ले, सोचो उसके लिए कितना आसान है ये सी रूट से ट्रेड करना ऐसे, और यहाँ से एक हाईवे बनाया, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड करना, क्योंकि ट्रेड करने के लिए देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ट्रेड होता है यूरोपियन कंट्रीज के साथ। तो भैया समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब ये हिस्सा उसने गिफ्ट कर रखा है पाकिस्तान ने। बाकी देखो ये आपको येलो वाला हिस्सा दिख रहा है, ये सियाचिन है जो ऑक्यूपाई कर रखा है इंडिया ने, इंडिया के पास है सियाचिन, और ये पाकिस्तान के पास है जिसने एरिया चाइना को दे दिया। और चाइना अभी भी कहता है कि नहीं, मैं तो इसे अभी भी ऑफिशियल नहीं करता चाइना, चाइना का तो मन है कि और आ जाऊं आगे। तो ऑक्यूपाई, और चाइना भी यहाँ से एक हाईवे बना रहा है अपना, क्योंकि आगे जाके कर ही नहीं सकते ना तुम ये हिस्सा तो कभी ऑक्यूपाई नहीं कर सकते,